दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर मानिक दीक्षित सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर के बारे में कुछ शब्द बताना चाहूँगा मैं कि सर जो है एक पैरामेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, पैसिफिक ग्रुप ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज, जो कि गोरखपुर में ही 1998 से गोरखपुर में ये संस्था फिजियोथेरेपी, बीएससी एमएलटी, डी फार्मा, कुछ सालों तक बीएएमएस और नर्सिंग के भी कई कोर्सेज जैसे जीएनएम और एएनएम में बच्चों को ट्रेनिंग देती है और डिप्लोमा और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स भी देती है, जो कि यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 ब्रांच है, एक लच्छीपुर में, एक मानीराम में भी। हाँ, तो नर्सिंग और फार्मेसी के लिए हमारी ब्रांच लच्छीपुर में है और फिजियोथेरेपी और एमएलटी के लिए हमारी ब्रांच गोरखपुर में बरगदवा चौराहे के पास। सर स्वयं भी जो है फिजियोथेरेपी से संबंधित जो है कार्य करते रहते हैं, समाज सेवा भी करते रहते हैं। तो सर से मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा सर, ये फिजियोथेरेपी होती क्या है? तो एलोपैथिक के ही प्रिंसिपल्स पे बीमारी को समझते हुए जो ट्रीटमेंट का मोड हो वो अगर एक्सरसाइज हो और बॉडी के मूवमेंट्स, 2 तरह के मूवमेंट्स होते हैं, एक जो दिखते हैं और एक जो नहीं दिखते हैं, दोनों तरह के मूवमेंट्स और उनमें लाए गए मैनिपुलेशंस की मदद से अगर आप किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं तो मोटा मोटी हम उसको फिजियोथेरेपी कह सकते हैं। आम जनमानस के लिए मेरे ख्याल से ये वाली परिभाषा ज़्यादा बेहतर है। मतलब ये जो है हम कह सकते हैं कि आप दवाई के बजाय ये ज़्यादा शारीरिक, तो बहुत सारे ऐसे आयाम हैं इलाज के जो दवाई के बजाय कुछ और ऑफ़र करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एलोपैथिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बीमारी को समझते हुए, फॉर एग्जांपल आयुर्वेद, अब उनके यहाँ वात पित्त जैसे कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको कि एलोपैथिक कोर्स एक्सेप्ट नहीं करता और भी ऐसे बहुत सारे फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई एलोपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की ही होती है। बस मोड ऑफ ट्रीटमेंट बिकम्स द फिजिकल थेरेपी और फिजिकल इंटरवेंशंस एंड सम मशीन्स एज वेल। अब इसके अगर हम इतिहास के बारे में जाएंगे तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में भी योग को एक अलग रूप से देखा गया है कि योग जो है, अगर आप योग करते हैं तो आपको निरोगी काया मिलेगी, आपका मन जो है बिल्कुल स्वस्थ रहता है, आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे तो आप शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ होते जाएंगे। तो हमें जो लगता है सर कि एक योग का ही एक एडवांस वर्जन कहें या फिर एक योग का ही एक रूप कहें इसे, मैं योग को इसके ऊपर रखूँगा। योग और फिजियोथेरेपी में मेरी समझ से जो बेसिक डिफरेंस है, एक तो योग के जो ट्रेनर्स हैं वो उतने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है उनके ऊपर कि कौन आपको योग सिखा सकता है और कौन योग नहीं सिखा सकता। जबकि मार्केट में जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं दे आर मोर ट्रेंड। बट अगर आप सैद्धांतिक रूप से मुझसे पूछें कि बॉडी के लिए क्या बेटर है तो मुझे लगता है योग तो फिजियोथेरेपी से भी बेटर है, क्योंकि योग एक्सरसाइज के साथ साथ आपका जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है उसको भी लेके चलता है। फिजियोथेरेपी में हर बार वो नहीं होता। तो हाँ, ये उससे मिलता जुलता ब्रांच है, लेकिन अंतर भी बहुत है। तो क्या हम एक लंबी बहस हो सकती है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं क्या कि योग जो है एक प्रिकॉशनरी मेथड है और फिजियोथेरेपी जो है आपका एक बीमारी होने के बाद का रूप है, कार्यशैली है? देखिए, योग पे तो मैं कमेंट इतना नहीं कर सकता। योग को कंक्लूड करना मेरा काम नहीं है, हम वो पढ़ते नहीं है, हम वो समझते नहीं है। बट फिजियोथेरेपी में प्रिकॉशंस और इलाज दोनों मौजूद है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं जिनसे हम किसी बीमारी के होने के पहले भी आपको उससे बचा सकते हैं। इनफैक्ट फिजियोथेरेपी में जो सबसे ज़्यादा पैसा जिस फील्ड में है वो स्पोर्ट्स फिजियो है, एंड इट्स ऑल अबाउट प्रिवेंटिंग द इंजरीज रादर देन ट्रीटिंग द इंजरीज। तो प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट दोनों ही फिजियोथेरेपी में उपलब्ध है। मैं इसके लिए योग का सहारा नहीं लूँगा, मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन योग भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। सर अगर आज के समय में हम बात करें
कि आम जनमानस में बहुत सारे लोगों को ऐसी समस्याएं हैं जो फिजियोथेरेपी से सही हो सकती हैं, लेकिन वो आज भी पेन किलर ले लेके अपना काम चलाते आ रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो समाज में फैली हुई हैं, जो हमारे व्यूअर्स को भी जो देख रहे हैं, क्या पता उन्हें भी कुछ ऐसी बीमारियां हों जो फिजियोथेरेपी करा के वो सही करा लें, रेदर देन वो जाके मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लें, वो खाएँ। तो ये मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ अगर आप एज एन पेन किलर ले रहे हैं तो लगभग सभी तरह के पेन के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ इंटरवेंशंस हैं जो आपके मेडिसिनल कंजम्पशन को या तो कम कर सकती हैं या ख़त्म कर सकती हैं। किन बीमारियों में फिजियोथेरेपी का स्कोप है और उसको अब तक समझा नहीं गया है, ये एक अलग बहस है, और हम मेडिसिनल कंजम्पशंस को कैसे कम कर सकते हैं ये एक अलग बहस है। तो जितने भी जॉइंट्स पेन हैं, जितने भी मस्कुलर पेन हैं, जितने भी तरीके के डे टू डे आपकी एक्टिविटीज़ को करने में जो डिस्कम्फर्ट है, और अगर आप उसके लिए किसी भी पेन किलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके बजाय फिजियोथेरेपी ऑप्ट कर सकते हैं। किन बीमारियों में फिजियोथेरेपी का स्कोप है और जिसको अभी तक नहीं समझा गया है, उसमें मैं समझता हूँ कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा स्कोप फिजियोथेरेपी के लिए पैदा करता है, और उसको अभी तक नहीं समझा गया है या कम समझा गया है। बाकी जिन बीमारियों में इसके स्कोप को बहुत ज़्यादा सराहा गया है या अडॉप्ट किया जा रहा है, वो स्ट्रोक है, किसी भी तरह की पैरालिसिस है, न्यूरोलॉजिकल वीकनेस है, जॉइंट पेन है, या कोई भी डिसेबिलिटी आउट ऑफ वीकनेस है, तो उसमें फिजियोथेरेपी के रोल को लोग काफ़ी एडमायर भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। नाउअडेज I would thanks to all the medical fraternity also that they more or less accept the role of physiotherapy and they do recommend patient for this as well. सर, आज के समय में लोगों की जो लाइफस्टाइल होती जा रही है उसमें फिज़िकल जो है वर्क उनका काफ़ी कम हो गया है। अक्सर वो बैठ के सारे चीज़ करते हैं, काम करते हैं, वो उनका ड्यूरेशन लगातार बैठे रहना। पहले जो काम होता था थोड़ा फिजिकल, लोग अपना वर्क भी करते थे, घर पे भी काम करते थे। आजकल हाउस हेल्प वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है और आवश्यकता भी है, और देर तक बैठे रहने से उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल की आप बात कर रहे हैं? सेडेंट्री लाइफस्टाइल और लैक ऑफ अर्गोनॉमिक्स ट्रेनिंग में इसको इस तरीके से देखता हूँ। तो देर तक बैठना और गलत तरीके से बैठना दो अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार आपका काम ऐसा होता है कि आपको देर तक तो बैठना ही है, आप उसको नहीं रोक सकते, हम उसकी भी बात कर सकते हैं। और कई बार आप गलत तरीके से बैठ रहे हो तो उसकी, तो ये दोनों दो चीज़ें हैं। जहाँ तक देर तक बैठने का सवाल है तो वो आपके बॉडी के कुछ सर्टेन जो हिस्सा है, जैसे कमर हो गया, घुटना हो गया, एंकल हो गया, नेक हो गया, इन पे जितना लोड डालता है उतने लोड के लिए ये बने नहीं है, लगातार उतने लोड के लिए नहीं बने हैं। हमारी बॉडी में भी एक क्लॉक सिस्टम चलता है जो वेट एब्जॉर्बिंग पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के, प्रेशर पॉइंट्स, उनको बदलता रहता है। जैसे कुछ देर में ऐसे बैठा हूँ, फिर मैं ऐसे बैठ जाऊँ, फिर मैं ऐसे बैठ जाऊँ, तो मैं अपनी बॉडी में जिन एरियाज़ पे प्रेशर पड़ रहा है उनको लगातार चेंज करता रहता हूँ, और इससे एक हिस्से को आराम मिलता है और दूसरे हिस्से पे लोड आता है, और इस तरह बॉडी बहुत खूबसूरती से उसको डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। तो एक तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत देर तक बैठते हो तो आपको बीच बीच में उठ के, टहल के, चल के, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का आपका प्रोलॉन्ग एक्टिविटी है, आप उसको दूर कर सकते हो। होता इससे ये है कि आपके जॉइंट्स और आपके बॉडी के जो दोनों लिम्स हैं, यानी कि हाथ और पाँव की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें वो एफिशिएंसी नहीं रह जाती है अगर आप बहुत देर तक बैठ रहे हो या गलत तरीके से बैठ रहे हो। तो फिर उसके बाद जब उनमें वो एफिशिएंसी नहीं रहेगी और आप उनसे उतना ही काम लेना चाहोगे जितना कि आप ले रहे थे, तो दिक्कत आएगी। तो फिर गठिया, कभी कंधा जाम होना, कभी गर्दन में अकड़ाहट होना, ये सब आम बात है। इसके साथ साथ गलत बैठना भी, गर्दन आगे झुका के हम उस पर जितना वज़न ले सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम गर्दन सीधा रख के ले सकते हैं। या अगर हम बहुत देर तक ऐसे बैठे हुए, अब आप मेरे ही इस पोजीशन को देखें तो मैंने अपने इस
घुटने पे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लोड दे रखा है जिसकी कोई ख़ास आवश्यकता नहीं थी, तो अगर मैं इसको बीच बीच में बदलता रहूं या मैं अपनी गर्दन थोड़ी सीधी रखूं ज़्यादा, तो ये मेरे बॉडी के लिए अच्छा है। तो इसको हम लोग एर्गोनॉमिक्स ट्रेनिंग कह रहे हैं। इनफैक्ट आजकल फिजियोथेरेपी का एक कॉरपोरेट जो जगत है उसमें भी बहुत एक बड़ा रोल निकल के आया है, और वो एर्गोनॉमिक ट्रेनिंग का ही है, क्योंकि कॉरपोरेट लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि आपको चेयर्स पे घंटों बैठना है और कुछ स्क्रीन टाइम आपका इतना ज़्यादा है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो उसको लेके बहुत सारे डूज एंड डोंट्स की लिस्ट है जो हमारे फिजियोथेरेपी फ्रेटर्निटी के लोग जाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। आप ऐसे बैठिए, ऐसे उठिए, या बीच बीच में आप इतने सेकंड का ब्रेक लीजिए। तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल निकल के आया है। जो आपका सवाल है उस सवाल से ही एक पूरा फील्ड फिजियोथेरेपी का जुड़ा हुआ है। तो सर आपसे एक सवाल और मैं पूछूंगा, जो कि आपने बताया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें, तो आगे चल के मैं ये जानना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी फील्ड में जो लोग जाना चाहते हैं तो उनका क्या क्या स्कोप में हो सकता है फ्यूचर में, किस फील्ड, मतलब उनको किस किस फील्ड में फिजियोथेरेपी से अपनी पढ़ाई करने के बाद किस किस फील्ड में जा सकते हैं। आपने एक बताया स्पोर्ट्स के फील्ड में जा सकते हैं। बेसिकली फिजियोथेरेपी में आप ग्रेजुएशन करते हो, और ग्रेजुएशन में आपको इन जनरल सभी बीमारियों के बारे में और फिर उनका फिजियोथेरेपी से कैसे इलाज करें उसके बारे में बताया जाता है। और फिर आप MPT करते हैं जिसमें कि आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। इंडिया में जो ट्रेडिशनली जिन सेक्टर्स में स्पेशलाइजेशन काफ़ी पॉपुलर था वो थे न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी, और उसके बाद आपका पीडियाट्रिक्स, अभी मस्कुलोस्केलेटन, जीरियाट्रिक्स, गायनोकोलॉजी, इनमें भी लोगों का रुझान बढ़ा है। तो लगभग एलोपैथी के जितने भी स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम्स होते हैं उन सभी में फिजियोथेरेपी का भी स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम लगभग उसके पैरेलल ही रन करता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी एक अलग स्पेशलाइज्ड कोर्स है जो कि किसी एलोपैथिक स्ट्रीम के पैरेलल रन ना करके अपना एक खुद का स्ट्रीम है जो कि फिजियोथेरेपी के ही बच्चे ज़्यादा करते हैं। तो आजकल जब से कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द स्पोर्ट्स हुआ है, IPL और हॉकी लीग्स और फुटबॉल लीग्स, तो स्पोर्ट्स फिजियो का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। रीसेंट डेज़ में गायनोकोलॉजी में काफ़ी सारे रिसर्चेज आए हैं, और बच्चा पैदा होने के पहले और बाद माँ के स्वास्थ्य को लेके, उसके कोर मसल्स के हेल्थ को लेके, स्ट्रेंथ को लेके काफ़ी फ़र्क डाल देता है एक अच्छा फिजियोथेरेपी सेशन। इनफैक्ट डिलीवरी भी कई बार इसकी मदद से नॉर्मल कराई जा सकती है। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि मैं ये दावा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ फिजियोथेरेपी से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बट उस प्रोसेस में ये हेल्प बढ़ जाता है, हेल्प करता है। अदर देन दैट, पोस्ट प्रेगनेंसी यानी कि बच्चा होने के बाद जो महिलाओं के कुछ कॉमन इश्यूज होते हैं जैसे कमर दर्द, बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द, तो अच्छी फिजियोथेरेपी सेशन उनके भी चांसेस कम कर देती है, और अगर हैं तो बाद में उनका इलाज भी वही बिना दवाओं के किया जा सकता है। तो गायनोकोलॉजी में इधर बहुत स्कोप बढ़ा है। कार्डियोलॉजी और थोरैसिक जो केसेस हैं, यानी कि फेफड़े से संबंधित जो केसेस हैं, कोविड ने उसके बारे में इतना सिखा दिया है कि मुझे लगता है मुझे बोलने की ज़रूरत है नहीं। कोविड ने ये दिखाया कि कैसे एक अफेक्टिव फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन और डोज दोनों ही कम कर दे रहा था। तो बीच में बहुत स्कोप है, और अब वो लोगों कोविड टाइम में बीच में कुछ ऐसे टॉयज भी आ गए थे कि आप उसमें फूंक मारिए, वो छोटे छोटे बॉल्स ऊपर जाना। वो टॉयज हॉस्पिटल्स में पहले से पॉपुलर हैं, लोगों के बीच में कोविड टाइम से पॉपुलर हो गए। तो वो हैं, वो टॉयज हैं। आप किसी भी तरीके से अगर फोर्स्ड एक्सपायरेशन करवा सकते हो, चाहे कोई माइथोलॉजी के हिसाब से शंख बजवा दे और कोई साइंस के हिसाब से उसको टॉयज बोल दे, बट इस तरह के इक्विपमेंट्स आर देयर राइट फ्रॉम द बिगनिंग डेज, एंड दे आर क्वाइट पॉपुलर इन हॉस्पिटल फ्रेटर्निटी ऑल्सो। उसमें कुछ नया नहीं है, बट कोविड टाइम में क्योंकि अभी सोशल मीडिया है तो हर चीज़ पॉपुलर बहुत हो गई है, तो हाँ वो भी होता है। ब्रीदिंग पैटर्न्स पे हमारा काम है, बहुत ज़्यादा काम है।
मैंने शुरुआत में बोला कि योगा में वो लगभग सारे ही मोड में ब्रीदिंग पैटर्न को लेके चलते हैं। हम केवल जब हम कुछ एक्सरसाइजेस कराते हैं तो उसमें हम ब्रीदिंग पैटर्न को इंक्लूड करते हैं, स्पेशली जब हमारा इंटरवेंशन थोरैसिक्स के आसपास होता है तो हम उसको इंक्लूड करते हैं। है वो फिजियोथेरेपी का वो भी एक पार्ट है। एक पूरी बहस में एक बात रह गई, मैंने बोला भी, आपने उस पर क्वेश्चन उठाया नहीं, जीरियाट्रिक्स एक टर्म मैंने बताया। तो जीरियाट्रिक्स आप आम जनता के लिए समझिए बुढ़ापा, ओल्ड एज के जितने भी इश्यूज होते हैं। तो ओल्ड एज के इश्यूज को क्योंकि हम बॉडी में इंटरवीन करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं जॉइंट्स और मसल्स और लिगामेंट्स, तो जीरियाट्रिक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक 70 साल के आदमी का घुटना और एक 30 साल के आदमी के घुटने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो उसको पकड़ने से लेके और कितना खींचना है और कब खींचना है या कब उस पर किस तरह का मैनिपुलेशन करना है, कितने फोर्स के साथ मैनिपुलेशन करना है, वो सब बिल्कुल बदल जाता है। तो इसको लेके भी एक पूरी स्पेशलाइजेशन है फिजियोथेरेपी की। और अभी तो हम यंग इंडिया हैं, हमारे यहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन यंग है, बट आप जापान जैसी सिचुएशन जब हमारी होगी जी, और ज़्यादा दिन दूर मुझे नहीं लगता, हमें लग रहा है 15 से 20 सालों बाद, 15 से 20 सालों बाद, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा अगर किसी फील्ड का स्कोप होगा तो वो जीरियाट्रिक्स है। मुझे लगता है कि अभी ज़रूर गायनाकोलॉजी और पीडियाट्रिक और कार्डियोथोरैसिक पे हमारा ज़्यादा फोकस है, बट आने वाला टाइम जीरियाट्रिक्स का है, जब हम सो कॉल्ड यंग नहीं रह जाएंगे। मतलब अगर कोई बच्चा है वो फिजियोथेरेपी में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्पोर्ट्स, जीरियाट्रिक्स, ऑर्थो न्यूरो तो है वो सारे ट्रेडिशनल चल आ रहा है, तो हैं बहुत सारे ऑप्शन। सर आजकल जो है, मैं मार्केट में कहूँ या फिर इंस्टाग्राम पे कहूँ या यूट्यूब पे कहूँ, कुछ ऐसे वीडियोस आ गए हैं जैसे कायरो प्रैक्टिस, हाँ, ऑस्टियोपैथी, उस पे क्या कहना है सर आपका? देखिए, जॉइंट्स का जो मैनिपुलेशन है या जॉइंट्स को जब हम मूव करते हैं तो वो हमारा एक पार्ट है फिजियोथेरेपी का, और हम उसको करते आए हैं, हमारे सिलेबस में है। मेटलैंड मोबिलाइजेशन, मुलिगन मोबिलाइजेशन, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनमें हम जॉइंट्स को उस तरीके से मूव करते हैं जी। उन्हीं का जो लास्ट स्टेज है जब हम सडनली बहुत तेज झटका देके और जॉइंट्स का अलाइनमेंट करने की कोशिश करते हैं, दैट बिकम्स कायरोप्रैक्टिस या ऑस्टियोपैथी भी उसको बोला जाता है। अगर मैं न्यूट्रल होके बोलूँ तो अभी इस बात पे बहस है कि वो फिजियोथेरेपी सिलेबस में या फिजियोथेरेपी के स्कोप में आता है कि नहीं आता है, बट लोगों में उसको लेके काफ़ी दिलचस्पी है और बहुत सारे लोग कायरो प्रैक्टिस में अपनी अच्छी सेवा दे रहे हैं और कई बार उसके अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। इफ़ यू सेज कि इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रीटिंग ईच एंड एवरीथिंग, देन आई माइट not agree with that statement of yours, but कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे कायरो प्रैक्टिस बहुत अच्छा काम करती है और अट्रैक्टिव भी लगती है लोगों को। उस वजह से भी, जैसे आपने बोला, रील्स पे काफ़ी वायरल है, तो वो थोड़ा सा मैचोनेस ऐड करता है फिजियोथेरेपी में, एक मैचो फ्लेवर ऐड करता है, तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। गोरखपुर में भी बहुत सारे फिजियोज उसको कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स में राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये इंटरेस्ट रहता है कि सर हम वो कब सीखेंगे। कभी कभी उनको ये बताना मुश्किल हो जाता है कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ठीक है, वो भी इसी फैमिली का ही एक हिस्सा है और लोग कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। जी सर, हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, तो एक सवाल हमेशा से हर फील्ड में आता है और कि महिलाओं का क्या योगदान है? देखिए, यहाँ तो मेजॉरिटी महिलाएं ही हैं। मैं अगर जैसा कि आपने बताया कि मैं एक कॉलेज में प्रिंसिपल की भूमिका में हूँ, उसके अलावा मैं अपने आप को एक टीचर मानता हूँ और फिजियोथेरेपी कि जिस कोर्स की पढ़ाई हमारे कॉलेज में होती है मैं उसमें बराबर क्लासेस लेता रहता हूँ और पिछले 8-9 सालों से मैंने ये देखा है कि लगभग हर ही क्लास में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स जी। तो
एक्सप्लॉयटेशन का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, तो इस तरह की तो कोई बात यहाँ पे है नहीं। ये भी है कि बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं इलाज कराने भी, और इलाज करने वाले भी ऑब्वियसली पढ़े लिखे होते हैं, तो उस तरह का तो कोई माहौल नहीं है जहाँ महिलाओं का कोई उत्पीड़न या कोई एक्सप्लॉयटेशन हो। जहाँ तक स्कोप की बात है, तो आज भी हमारे देश में गायनोकोलॉजी में एक अनडिक्लेयर्ड रिजर्वेशन है वुमेन्स के लिए, और वही रिजर्वेशन यहाँ पे भी है। फीमेल पेशेंट्स फिजियोथेरेपी में एक बड़ा हिस्सा है। हमारे यहाँ फीमेल्स का जो पॉपुलेशन है इंडिया में, अगर आप देखें तो उनमें आयरन की डिफिशिएंसी बहुत होती है, और दूसरी चीज़ उनकी जो लोअर बैक का हिस्सा होता है वो अक्सर वीक होता है जी। प्रेगनेंसी, अबॉर्शन या जिस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ट्रेडिशनली वो करती आई हैं, वजह जो भी हो, बॉडी का जो नेचुरली बॉडी का जो बिल्ट है वो भी एक कॉज है कि उनके बैक के अराउंड बहुत सारा फैट भी होता है, मसल्स भी काफ़ी वीक होती हैं, इसलिए महिलाओं में कमर दर्द और इस तरह की शिकायतें काफ़ी रहती हैं। और वहाँ पे एक अनकहा सा रिजर्वेशन चलता है, स्पेशली लोअर डाउन द सोसाइटी की वुमेन्स में, दे प्रेफर बीइंग ट्रीटेड बाय अ गर्ल। तो स्कोप ज़्यादा है उस हिसाब से देखा जाए तो। पुरुष में ऐसा कोई रिजर्वेशन है नहीं, पुरुष को महिलाएं भी ट्रीट कर सकती हैं और पुरुष भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन एक क्लास की महिलाओं में अभी भी वो एक अनकहा सा रिजर्वेशन है। तो मैं समझता हूँ स्कोप ज़्यादा है, और शायद इसीलिए महिलाएं ज़्यादा हैं भी एज इन स्टूडेंट्स। सर, और आपने कहा कि मेंटल हेल्थ के लिए भी फिजियोथेरेपी, मेंटल हेल्थ के लिए तो एक सवाल उठता है कि वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करें, अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करें? देखिए, ये क्वेश्चन तो साइकोलॉजी का है जी। तो मुझे इसका जवाब, मैं आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर इट, बट हमारे पास भी सॉल्यूशंस हैं मेंटल हेल्थ के लिए, ऑल्दो आई कैन नॉट गाइड देम ऑन हाउ टू बैलेंस बिटवीन द वर्क साइड एंड द पर्सनल साइड। बट बहुत सारे ऐसे हार्मोनल सिक्रीशंस हैं जो कि ख़ास तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी से होते हैं और जो मेंटल हेल्थ में काफ़ी अच्छा योगदान देते हैं। डोपामीन एंड सेरोटोनिन आर द एग्जांपल्स। तो हम उनको इस तरीके की एक्टिविटीज़ में डाल सकते हैं, उनको कई बार इस तरह का सेंस ऑफ अचीवमेंट दे सकते हैं जिनसे उनके मेंटल हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। हमारे यहाँ एक विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर शिशिर, उनका मास्टर्स में मेजर प्रोजेक्ट ही था कि इफेक्ट ऑफ फिजियोथेरेपी ऑन डिप्रेशन। तो मुझे तभी पहली बार इसके बारे में पता चला, मेरी दिलचस्पी पड़ी और मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा। तो मैंने भी अपने कॉलेज लाइफ के बाद सीखा ये वाला स्कोप। तो उस एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताया कि ये एक वो रेयर फील्ड है जिसमें अभी कम काम है या कम काम देखने को मिल रहा है, बट आने वाले टाइम में इसमें भी आपको बहुत सारा काम, क्योंकि मेंटल इश्यूज से तो हम सब देख ही रहे हैं, हमारे खुद के भी और आस पड़ोस में भी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जो फिजियोथेरेपी में सोल्यूशन है, दैट शुड बी पॉपुलराइज्ड एंड पीपल मस्ट गेट बेनिफिट ऑफ इट एज वेल। क्योंकि जो एक बेसिक टैग जिसको हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया कि भाई फिजियोथेरेपी इज़ एन अल्टरनेट ऑफ मेडिसिन। आज के डेट में तमाम बातों के बाद जो सबसे बड़ा यूएसपी है फिजियोथेरेपी का, वो यही है कि इट इज़ एन अल्टरनेट ऑफ मेडिसिन। तो मेंटल हेल्थ में भी, और मेंटल हेल्थ में पेशेंट की सबसे बड़ी जो वरीसम होती है वो मेडिसिन होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आई थिंक इफ़ वी कैन एनी हाउ ऑफर द रिडक्शन और स्टॉपेज ऑफ दोज मेडिसिन, तो वी आर डूइंग ग्रेट जॉब। तो मुझे लगता है कि इस फील्ड में हम लोग को और काम बताना चाहिए और करना चाहिए। सर, हमारे कुछ व्यूवर्स अगर जो इस कुछ बीमारियों से जो जूझ रहे हैं, जो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? और देखिए, हमारे कॉलेज में भी ओपीडी चलती है, पैसिफिक कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी नाम है, आप गूगल पे डालेंगे आपको मिल जाएगा। 10 बजे से 3 बजे तक इसकी ओपीडी चलती है। उसके अलावा शाम को
मालवीय नगर, दिव्य नगर के आसपास एक शुभम हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरी क्लिनिक है, वहाँ पे वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जी। हमारे कॉलेज में मैं कह सकता हूँ कि आज के डेट के में शहर में सबसे बड़ा सेंटर जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा अच्छी मशीनें और सबसे ज़्यादा वर्किंग स्टाफ अवेलेबल है, तो वो पैसिफिक कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी है। तो अगर किसी को किसी भी तरीके की अच्छी से अच्छी फिजियोथेरेपी सर्विसेज चाहिए तो मुझे लगता है कि उनको कॉलेज हमारे आना चाहिए और एक बार वो देखें कि वहाँ पे किस तरह का काम होता है। आई कैन से दैट आई फील प्राउड अबाउट द सर्विस वी प्रोवाइड एट दैट OPD। सर, अब मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, क्योंकि आपने अपना समय निकाल के आप यहाँ पे आए और अभी आपको दूसरे जगह भी जाना है। तो सर, अंत में आप पूरा जो है इस सब चीज़ का सार निकाल के आप क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे हैं जो करना चाहते हैं, फिजियोथेरेपी फील्ड में आना चाहते हैं, आप उन्हें कुछ बताइए। देखिए, जो ट्रेडिशनल फील्ड्स हैं जैसे MBBS हो गया, BDS हो गया, होम्योपैथ हो गया, इसमें एक सैचुरेशन आप या तो अचीव कर चुके हैं या करने वाले हैं। और आने वाले टाइम में हर पेशेंट का सबसे बड़ा कंसर्न साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन है। जी। पेशेंट हर हाल में मशीनों से या दवाओं से बचना चाहता है, सर्जरी से बचना चाहता है, और बहुत कम ऐसे फील्ड हैं जिस बात से मैंने शुरुआत की थी, जो एलोपैथिक प्रिंसिपल्स को अपनाते और समझते हुए अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसमें से एक फिजियोथेरेपी है। तो स्कोप बहुत है, स्कोप बहुत ज़्यादा है और दिन ब दिन बढ़ना ही है। और स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ की एवरेज एज मेरे ख्याल से 35 या 36 कुछ है, 35 हो गया, 35 ईयर्स है, और ये अब बढ़ेगी। तो हमारा जो एवरेज पॉपुलेशन है वो आने वाले कुछ सालों में 40 और 45 और 50 का होगा। और ये वो उम्र है जब आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स सबसे ज़्यादा होते हैं, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए सबसे पॉपुलर जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो मैं समझता हूँ कि फिजियोथेरेपी है। तो इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ लोगों के पास पैसा और बीमारी दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वहाँ पे बच्चों को या अभिभावकों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि हम उनको कोई ऐसा कोर्स कराएं जिसका न सिर्फ अभी बहुत अच्छा स्कोप है बल्कि आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा स्कोप है। हमारे कंट्री में एक और बात है कि पहले से ही हम योगा और हेल्थ डिसिप्लिन को लेके काफ़ी अवेयर हैं। तो ऐसे में फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस समझाना उतना मुश्किल नहीं पड़ेगा अदर कंट्रीज़ के मुकाबले, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें उनके रिलीजियस कंटेंट का पार्ट नहीं है। हमारे यहाँ है। इनफैक्ट मैंने बहुत थोड़ा पढ़ा है, लेकिन गोरक्षनाथ पीठ का भी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें एक्सरसाइज को भी वो इंक्लूड करते हैं। तो हमारे यहाँ की तमाम तरीके की रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में फ़िज़िकल हेल्थ और रोल ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज इन फिज़िकल हेल्थ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो ऐसी कंट्रीज़ में तो ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ ही रहा है। तो बिल्कुल मैं सभी बच्चों से और उनके अभिभावकों से ये बताऊंगा कि आप एक बार इस तरफ ज़रूर ध्यान दें और देखें कि अगर आपका बच्चा ये कर सकता है तो उसका भविष्य बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आए और हमारे व्यूअर्स को अपने इस फील्ड के बारे में बताने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रांजल दुबे जी को भी बहुत धन्यवाद दूंगा। मैंने इनके और भी वीडियोस देखे हैं, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। इस उम्र में लोग अपनी ही प्रिंसिपल्स नहीं बना पाते हैं, ये दूसरे के सिद्धांतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।